वेलकम टू फिजिक एडुकेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको आप टर्मिनल स्पीड भी बोलते हैं और स्टेडी स्टेट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये होता क्या है? जैसा कि ऑन बोर्ड आप देख रहे हैं, लिखा है ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ बॉडी रीचेज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन द ड्रैग फोर्स इक्वल्स द वेट ऑफ द बॉडी माइनस बॉइंट फोर्स। यानी जब कोई बॉडी फ्री फॉलिंग होता है, फ्री फॉलिंग मतलब रेस्ट से ड्रॉप किया गया, तो वो एक ऐसे वेलोसिटी को पहुंच जाएगा, अप्रोच करेगा, जहां पे उस बॉडी पे लगने वाला ड्रैग फोर्स मतलब उसके सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्लूइड, जिस फ्लूइड में वो अगर वो ड्रॉप किया गया तो फ्लूइड उसके सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिसको आप ड्रैग फोर्स बोल रहे हैं। और स्टोक्स लॉ में हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो वो उस बॉडी के वेट माइनस बॉइंट फोर्स के इक्वल होगा। तो इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। जस्ट वी आर कंसिडरिंग कि सर दिस वन इज आवर सॉलिड बॉडी। और मान लीजिए कि ये किसी फ्लूइड में ड्रॉप किया जा रहा है। मान लीजिए कि इसको फ्री फॉलिंग मान लेते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 है। यानी उस समय केवल एक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, डेट इज वेट, mg। mg इस पे लग रहा है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, क्योंकि ड्रैग फोर्स का रिलेशन हम लोग अगर स्फेरिकल बॉडी है तो पढ़े हैं 6 पाई ईटा आर वी ही 0 है, तो आप बोल सकते हैं कि कोई ड्रैग फोर्स नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये सॉलिड स्फेयर है या स्फेरिकल बॉडी है, तो इन केस ऑफ स्फेरिकल बॉडी आपको पता है कि 6 5 ईटा आर वी, जहाँ पे एज यूजुअल मीनिंग ईटा जो होता है विस्कोसिटी है, आर उसका रेडियस है बॉडी का, और इनिशियल कंडीशन में ये 0 है, यानी कोई विस्कस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए किसी लोकेशन मान लीजिए इसी सॉलिड बॉल को दूसरी जगह देखते हैं। अब जैसे ही फ्लूइड में इन किया तो फ्लूइड इसके सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देगा। यानी अब आपको यहाँ पे इस बॉडी पे ड्रैग फोर्स भी देखने को मिलने लगेगा, ड्रैग फोर्स भी देखने को मिलेगा। वेट तो है ही, लेकिन अभी भी वेट इसका जो है, ये सिचुएशन में मान लीजिए अब बुयांसी फोर्स भी एक्ट कर रहा है, तो वेट जो है वो ड्रैग फोर्स और बुयांसी फोर्स के समेशन से ज़्यादा है। जैसे जैसे नीचे बॉल और आते जाएगा, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जहां पे मान लीजिए कि ये हम इसके लिए बात किए। अब कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कि अब बॉल यहां पहुंच गया, थोड़ा हम जगह डिस्प्लेस कर दिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीचे लिखे हुए थे इसलिए जगह नहीं था। अब यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर अब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि जहाँ पे इन दोनों का समेशन, ड्रैग फोर्स और बॉइंट फोर्स का समेशन वेट के इक्वल हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये जो बॉल है वो कोई वेलोसिटी को रीच किया होगा,
और वही वेलोसिटी को आप यहां पे बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी को। यानी मान लीजिए कि ये तो एक सिचुएशन है जहां पे आप बात कर रहे हैं कि जब ड्रॉप किया गया उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते गया और ऐसे वेलोसिटी को रीच कर लिया जिस कंडीशन में उस सॉलिड का वेट जो है वो उस पे लगने वाले ड्रैग फोर्स और बॉइंट फोर्स के समेशन के इक्वल था, इक्वल में आ जाए। जैसे मैथमेटिकली इसको थोड़ा और आपको समझने में आपको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा मान लीजिए कि ये बल्ब है, सॉलिड बॉडी, जस्ट एग्जांपल। और मान लीजिए कि इस पे अभी वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच नहीं किया है, जस्ट एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि इस पे सरफेस पे ड्रैग फोर्स, एक सिंपल केस पढ़ रहे हैं कि ड्रैग फोर्स लग रहा है और इस बॉडी का वेट W है। मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन A से नीचे आ रहा है, जस्ट एग्जांपल। मोशन इन वन डायमेंशनल आप लोग जो भी पढ़े हैं वहां पे ये देखने को मिलता था कि बॉडी पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता था, रेजिस्टेंस को इग्नोर करते थे। अब यहां पे हम लोग जो बॉइंट फोर्स को इग्नोर किए हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं बॉइंट फोर्स को। कब इग्नोर कर सकते हैं, एक पॉइंट याद रखिए हमेशा, बॉइंट फोर्स हम नेग्लेक्ट कर दिए हैं आपको समझाने के लिए, नेग्लेक्टेड। इफ जैसे मान लीजिए कि ये किसी फ्लूइड में ये ड्रॉप किया गया, उस फ्लूइड का डेंसिटी रो एफ जो है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और रो जो है ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अगर ये फ्लूइड का डेंसिटी बहुत ही कम हो जाए सॉलिड के डेंसिटी से, तो उस सिचुएशन में आप बॉइंट फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर कंसीडर भी करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, क्योंकि बहुत छोटा है। तो आप इग्नोर पहले भी कर सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एयर का डेंसिटी, मान लीजिए कि एयर में किसी सॉलिड को, स्टील बॉल को ड्रॉप किया गया, तो एयर का डेंसिटी जो है वो होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब और स्टील बॉल का डेंसिटी जो है वो हो गया 7050 kg पर मीटर क्यूब। अब इस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते थे कि सर यहाँ पे आपका डेंसिटी जो है बॉल का वो फ्लूइड के डेंसिटी से ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते थे कि सर बॉइंट फोर्स को इग्नोर किया जा सकता है। अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसको देखें, कि इसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखें, तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे W माइनस FD इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि इस सॉलिड बॉल का मास m है और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते थे कि सर mg, मान लीजिए कि ड्रैग फोर्स का हम रिलेशन लिखते हैं 6 पाई ईटा और r वेलोसिटी ma। सो एक्सेलरेशन का हमारे पास रिलेशन जो आ रहा है वो mg माइनस 6 पाई ईटा r, और आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर ये v बाई m। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर अगर v बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी एक पॉइंट आपके पास यहां पे आ गया, और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, ग्राफ से पूछा भी है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए किसी विस्कस फ्लूइड में और उसके सरफेस पे ड्रैग फोर्स लग रहा हो। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे v बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि बहुत, मतलब ऐसा v का वैल्यू रखें कि ये वैल्यू कैलकुलेशन जब करें तो a ज़ीरो हो जाए, a ज़ीरो हो जाए। यानी अब a ज़ीरो हो जाएगा, यानी बोल सकते थे कि सर हमारा यहाँ पे बोला जा सकता था कि इफ़ द बॉडी
फॉल्स लॉन्ग इनफ, फॉल्स लॉन्ग इनफ, देन आपका जो एफ डी होगा वो इक्वल हो जाएगा एम जी के, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है कि सर एक्सेलरेशन देन एफ डी इजकल टू एम जी, सो एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो। अगर आप देखें रिलेशन को तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे इस रिलेशन में आपका ये जो है W माइनस एफ डी इजिकल टू एम ए। अब अगर ये मान लीजिए कि W और एफ डी इक्वल हो जाए तो एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया। यानी आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर W माइनस एफ डी इजिकल टू एम ए, और अगर ये दोनों W, क्योंकि एम जी का मतलब हो गया W, अगर ये दोनों सेम हो गया तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, इफ W is equal to FD, so acceleration m is 0, so a is 0. so acceleration 0 है तो dv by dt आप 0 लिख सकते थे। और मैथ कहता है, क्योंकि फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं थिंग्स अराउंड अस, जो भी थिंग्स हमारे आसपास है उसी का स्टडी करते हैं, उस पर लॉ अप्लाई करते हैं। और फिजिक्स से रिलेटेड मैथ से भी होता है, मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे बायोलॉजी भी फिजिक्स से रिलेटेड होता है, चाहे आपका केमिस्ट्री भी फिजिक्स से रिलेटेड होता है, मैथ भी रिलेटेड है, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप पढ़े हैं मैथ में कि अगर ये v जो है जस्ट लाइक कांस्टेंट अगर होता है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यानी dv बाई dt जीरो हो गया, इसका मतलब v क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब आप यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर वेट और ड्रैग फोर्स सेम हो गया, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो अब उस सिचुएशन में जो बॉडी फॉल करेगा, द बॉडी देन फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। So this speed will be known as terminal speed और terminal velocity, terminal velocity। और also आप बोल सकते हैं steady state velocity। steady state क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं आपको बताते हैं थोड़ा ब्रीफ में। स्टेडी वर्ड बहुत ही कॉमन है, सिंपल मीनिंग अगर आप समझें तो स्टेडी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम एट एनी पॉइंट। जैसे मान लीजिए, हम आपको समझाते हैं इस टर्म्स का मतलब। मान लीजिए कि ये आपका घर का वॉल है, ठीक है, और मान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर जो है सुबह 10 बजे आप देख रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अगेन आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इस वॉल पे भी मान लीजिए कि वही टेम्परेचर लग रहा है। सो एट एनी पॉइंट आपका टेम्परेचर जो है 10 बजे वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब उसी वॉल को आप 2 PM में पढ़ रहे हैं, और मान लीजिए कि अब उसी वॉल पे जो टेम्परेचर लग रहा है किसी भी लोकेशन पे, टेम्परेचर अगर देखा जाए वो अगेन 30 डिग्री सेल्सियस था, अगेन 30 डिग्री सेल्सियस। तो उस पॉइंट पे आप बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। 10 बजे भी वही टेम्परेचर मिल रहा था, 2 बजे भी वही टेम्परेचर मिल रहा है। तो अब 10 और 2 यहाँ पे इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि सर ये स्टेडी स्टेट कंडीशन हो सकता है, स्टेडी स्टेट। तो सेम चीज़ अगर हम मान लीजिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं कि dv बाई dt, अगर हम बोल दें कि यहाँ पे v जो है वेलोसिटी, अब वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया।
कैसे? अगर टाइम से इंडिपेंडेंट अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो आप बोल सकते थे कि सर v का वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट आ जाएगा, v का वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगा। यानी v जो है अगर v कांस्टेंट रहेगा तो टाइम से क्या मतलब है, उसमें कोई मतलब ही नहीं रहा। तो dv/dt जो है वो हमेशा ज़ीरो आएगा। और हम लोग अभी यही तो पढ़ रहे हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी में कि कोई भी बॉडी अगर हम ड्रॉप करते हैं फ्लूइड में तो वो एक ऐसे वेलोसिटी को रीच कर लेता है जहां पे एक्सेलरेशन बिकम्स ज़ीरो, यानी वो स्टेडी स्टेट कंडीशन को रीच कर लिया। इसलिए आप इस वेलोसिटी को स्टेडी स्टेट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, यानी जीरो वेलोसिटी से लेके स्टेडी स्टेट वेलोसिटी, यानी यही वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि ये मतलब समझ गए कि क्या होता है, और रिलेशन भी आप समझ गए कि कैसे वेलोसिटी अगर ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। यानी ऑन ग्राफ अगर देखा जाए माय डियर स्टूडेंट्स तो आप बोल सकते थे कि सर आपका वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो से इंक्रीज किया और एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है वो आपका डिक्रीज हुआ। तो ये एक्सेलरेशन डिक्रीज का है और ये वेलोसिटी इंक्रीज का है टाइम के साथ। अगर कोई भी फ्लूइड को कोई भी सॉलिड बॉडी को फ्लूइड में ड्रॉप किया जाए तो ये आपका एक ग्राफ बनता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, और उस वेलोसिटी उसके बाद ये तब तक बढ़ेगा जब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो जाए। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा उसके बाद वो अब चेंज आपका नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग के सिलेबस में माय डियर स्टूडेंट्स जो रिलेशन है, अब मान लीजिए कि अगेन हम सॉलिड बॉडी को ड्रॉप करते हैं यहाँ पे फ्लूइड में, तो ये हमारा मान लीजिए कि सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर। और अब इस स्फीयर में मान लेते हैं हम यहाँ पे बॉयंसी फोर्स को कंसीडर करते हैं, ड्रैग फोर्स, साथ में बॉयंसी फोर्स, और ये रहा वेट, W इज mg। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है। अगर आप मान लीजिए कि ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे कि सर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन भी कंसीडर करते, तो एक एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एक्सेलरेशन को भी कंसीडर करते बॉयंसी फोर्स के साथ, तो आप ड्रॉ कर सकते थे कि सर mg माइनस fd माइनस fb इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए जहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि अब आप बोल सकते थे कि सर mg जो है और ये अपना जो है बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स, ऐसा लिखा जा सकता था, लिख सकते थे। और यही तो लाइन हम लिखे हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ बॉडी रीचेज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन द ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी माइनस बॉइंट फोर्स। और ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, वेट ऑफ द बॉडी माइनस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स, जब वेलोसिटी जो है वो रीच कर जाए टर्मिनल वेलोसिटी को, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए। तो अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स अब आप बोल सकते थे कि सर इन केस ऑफ स्फीयर हमारा ड्रैग फोर्स का जो रिलेशन होता है वो पता है 6 पाई ईटा आर भी। अब ये vt लिखेंगे क्योंकि अब ये जो वेलोसिटी है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, और टर्मिनल वेलोसिटी इसलिए vt से डिनोट कर रहे हैं। सो mg माइनस 6 पाई ईटा
आर वी टी इज इक्वल टू, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये बॉयंसी फोर्स, यहाँ पे बॉयंट फोर्स है। सो बॉयंट फोर्स को आप लिख सकते थे, मान लीजिए कि फ्लूइड का डेंसिटी रो एफ है, तो रो एफ जी और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि बॉयंट फोर्स जो है इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड बॉडी। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो बॉडी का वॉल्यूम को ही डिस्प्लेस कर रहा है, पूरा का पूरा ये फ्लूइड में ही है। तो रो जी वॉल्यूम और ये यहाँ पे ड्रैग फोर्स हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि बॉइंट फोर्स का रिलेशन हो गया रो जी तो रो एफ, क्योंकि वॉल्यूम जो है, और आप सॉलिड के डेंसिटी को रो लिख रहे हैं, तो आप इसको भी लिख सकते थे कि सर रो जी वॉल्यूम माइनस रो एफ जी वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, ऐसा आप लिख सकते थे। अब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स आप इस रिलेशन को ऐसा तो लिख सकते थे कि सर रो जी रो माइनस रो एफ जी और वॉल्यूम, यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर वॉल्यूम जो है ये डेंसिटी इजकल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मास इजकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो सकता था, और वॉल्यूम जो है स्फीयर का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी, ऐसा हम लोग लिख सकते थे। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, जैसे पाई पाई कैंसिल हो गया, और आप बोल सकते थे कि सर ये 2 और इसको 3 लिखा जा सकता था, और एक आर क्यूब है और आर है तो ये आर स्क्वायर लिखा जा सकता था। यानी अब इस रिलेशन को आप लिख सकते थे कि सर यहाँ पे अपना वी टी जो होता वो हो जाता 2/9 और रो माइनस रो एफ जी आर स्क्वायर बाई ईटा। आप चेक कर सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को और इसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो वैल्यू है वो सही है। जी शायद जी छूट गया है यहाँ, नहीं जी भी है। सो ये हमारा आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन। स्फीयर के केस में जनरली आपको मीनिंग पता चल गया है कि क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी। कोई भी टाइप का बॉडी हो आप यूज कर सकते हैं इस तरीका का कॉन्सेप्ट। अब यहां पे एक सवाल ये बनता है कि सर अगर इफ रो लेस देन यहां पे रो एफ हो जाए, हो सकता है जैसे मान लीजिए कि ये आपका वाटर है और इसके अंदर मान लीजिए ये अपना एयर बबल है, ये एयर बबल है और ये अपना वाटर है। अब इस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते थे कि सर वाटर का डेंसिटी मान लीजिए रो एफ है और इसका डेंसिटी अपना मान लीजिए कि एयर बबल का डेंसिटी रो है। अब एयर का डेंसिटी आपको पता है कि रो का वैल्यू यहाँ पे 1.2 kg पर मीटर क्यूब है और वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो इस सिचुएशन में आपका टर्मिनल वेलोसिटी जो आएगा वो हो जाएगा निगेटिव, यानी इसका मतलब है कि ये बबल राइज करेगा। सो बबल यहाँ पे राइज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है सिचुएशन। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि कोई पूछे कि ये क्वेश्चन एस.सी. वर्मा सर के बुक से लाया है मैंने। अ रेन ड्रॉप
falls near the surface of the earth with almost uniform velocity because आप देखे होंगे कि रेन ड्रॉप जो है वो एयर के रेजिस्टेंस में आ रहा है तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा और बहुत हाइट से गिरते 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 वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच कर लेगा। यानी टर्मिनल वेलोसिटी के कंडीशन कब फुलफिल होगा, यानी आप बोल सकते थे कि ये तभी हो सकता है कि बिकॉज द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर balances its weight, क्योंकि कंडीशन है कि मान लीजिए कि अपने पास ये अपना रेन ड्रॉप है और रेन ड्रॉप का डेंसिटी और ये एयर में आ रहा है तो एयर का डेंसिटी रो एफ है मान लीजिए, तो इसके सरफेस पे ड्रैग फोर्स लग रहा है और ये वेट mg। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलने का मतलब हो गया कि आपको लिखना पड़ेगा कि mg माइनस एफ जो है वो ज़ीरो हो जाए, यानी mg इज इक्वल टू एफ हो जाए, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाना। और इसमें बॉइंट फोर्स इसलिए इग्नोर किए हैं क्योंकि रो एफ जो है वो बहुत कम है रो से, क्योंकि रो एफ का वैल्यू हो गया 1.2 और ये वैल्यू है 1000 kg/m³। तो आप बोल सकते थे कि सर ये रेन ड्रॉप के केस में ये जब अर्थ सरफेस पे पहुंचने वाला होगा उस समय इसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा। वैसे ही दूसरा सवाल यहाँ बनता है कि मान लीजिए कि अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स विथ अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड in air, if it is allowed to fall in vacuum, तो क्या हो सकता था। देन माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हैं कि सर इन वैक्यूम ड्रैग फोर्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ड्रैग फोर्स कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होता है वैक्यूम में, तो इसका मतलब है कि आपका टर्मिनल वेलोसिटी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो आप बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी टर्म जब भी बात करें तो ड्रैग फोर्स से रिलेटेड है, तो वहाँ ड्रैग फोर्स होता ही नहीं है। तो ये भी की पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए। 3 की पॉइंट्स हम लोग ऑब्जर्व किए कि एक तो टर्मिनल वेलोसिटी तभी अचीव हो सकता है जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। दूसरा सिचुएशन, वेलोसिटी इंक्रीज करता है अगर फ्री फॉल बॉडी है और एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है। और इन वैक्यूम के केस में कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो है कोई टर्मिनल वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप वहां पे डिस्कशन नहीं करते। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और अब अगर यहां देखा जाए जैसे कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मिले कि सर मान लीजिए कि क्वेश्चन हो कि कोई स्फीयर है ये स्फीयर है और मान लीजिए कि ये U0 से ड्रॉप किया गया और यहाँ पे ड्रैग फोर्स जो है वो मान लीजिए कि माइनस हम kb² लिख दे रहे हैं, -kb² लिख दे रहे हैं।
और मान लीजिए कि वो बॉडी जो है ड्रॉप किया गया किसी फ्लूइड में, अब ये सरफेस है, मान लीजिए कि फ्लूइड इसमें फिल्ड है और ये h हाइट का फ्लूइड है, h हाइट है और ये फ्लूइड फिल्ड है। अब कहता क्या है कि आपको बताना है कि यहाँ पे ये कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप फ्लूइड में ड्रॉप कर रहे हैं। मान लीजिए कि डेंसिटी जो है बॉल का वो रो है और फ्लूइड का डेंसिटी रो एफ है। तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी केस आप पढ़े थे मोशन इन वन डायमेंशनल में, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता था। यहाँ पे अब रेजिस्टेंस भी है सरफेस पे, ड्रैग फोर्स। तो इसलिए अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। और कभी भी आप जब भी v इजकल टू यू प्लस ए टी या v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो तभी यूज़ करते हैं जब आप एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है a है और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते थे dv/dt चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी रिलेशन को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि सर dv/ds इंटू ds/dt चेन डिफ्रेंसिएशन आप पढ़े हैं, और ds/dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को आप वेलोसिटी लिख सकते थे। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और अब अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम खींचें तो फ्री बॉडी, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी टर्म यूज नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस पे ये v वेलोसिटी को कवर करेगा जबकि सरफेस पर फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे हमारा जो रिलेशन होगा, मान लीजिए ये सॉलिड बॉल है, वेट mg, ड्रैग फोर्स fd, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लग रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे बॉयंसी फोर्स भी है। और अब डिपेंड करता है कि जैसे हम मान लीजिए कि इसमें ये सिचुएशन कर देते कि ये फ्लूइड को हम एयर कर देते, तो एयर करते तो आप इसको इग्नोर कर देते, यानी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि फ्लूइड इज एयर, फ्लूइड इज एयर, सो नेग्लेक्टिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन जाएगा इसलिए हम सो नेग्लेक्टिंग बॉइंट फोर्स। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन, तो आप लिख सकते थे कि सर mg माइनस fd जो है वो हो जाता मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आप लिख सकते थे इसी रिलेशन को कि सर ये बन जाएगा अपना यहाँ पे mg माइनस fd, और मान लीजिए कि ये है मास, आप इसको लिख सकते थे एक्सेलरेशन को v dv/ds, dv/ds। अब यहाँ पे अपना रिलेशन जो आएगा वो हो जाएगा कि सर mg, और यहाँ पे हम लोग ड्रैग फोर्स को कंसीडर किए माइनस के भी स्क्वायर, सो आप बोल सकते थे कि सर ये हो जाएगा प्लस के भी स्क्वायर mv dv/ds। सो आप इसी रिलेशन को ऐसा भी लिख सकते थे कि सर ds इज इक्वल टू mv dv/mg प्लस के भी स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रेशन करना है भैया, यहाँ 0 to h
और ये 0 to v। आप ऐसा कर सकते थे। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने में आपको ध्यान रखना है, आपको हम गाइड कर दें थोड़ा सा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज भी होगा कि सर कैसे इसका इंटीग्रेशन किया जाए। सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर mg प्लस के भी स्क्वायर है, के भी स्क्वायर है, और ऊपर भी डी भी है। मान लीजिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, या तो आप सिंपली देखें तो एक तरीका था, सिंपल तरीका ये था कि डायरेक्टली आप 1/2 m करते और यहाँ पे भी 0 भी 2 भी डी भी बाई mg प्लस के भी स्क्वायर लिख सकते थे, ऐसा लिख सकते थे। अब अगर आप गौर करेंगे, हम अगर आपसे पूछे कि भैया डी एम जी बाई 2 के भी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी भी क्या होगा वैल्यू, तो सिंपली आप बोल सकते थे कि सर ये 0 प्लस 2 के भी हो सकता था, 2 के भी। तो अब यहाँ पे ऐसा बोला जा सकता था, तो आप लिख सकते थे कि सर डी एम जी प्लस के भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के भी डी भी, ऐसा लिख सकते थे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास ये रिलेशन में अब दिख रहा है कि 1/2 है, 1/2 m है, ऊपर में 2 भी डी भी है। अगर हम यहाँ पे k और ऊपर में भी k से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिलेशन आ सकता था, तो आप बोल सकते थे कि सर ये बन जाता अपना कि सर 0 to h ds इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लिखे थे कि हमारे पास जो रिलेशन था वो था m/2 और k भी लेके आ गए, तो ऊपर भी अब हो गया अपने पास 2 के भी डी भी बाई नीचे mg प्लस के भी स्क्वायर। और मैथ कहता है कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अगर आपको मिल जाए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो आप इसको ln के टर्म में लिखते हैं, यानी h इज इक्वल टू m/2 के, और ये अपना वेलोसिटी जो है वो 0 to v है, सो ln mg प्लस के भी स्क्वायर, और लिमिट दे सकते थे 0 to v। सो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू m/2 के ln mg प्लस के भी स्क्वायर माइनस ln mg, ऐसा लिख सकते थे। और यही रिलेशन आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि सर h इज इक्वल टू m/2 के ln mg प्लस के भी स्क्वायर बाई mg, ऐसा भी तो बोला जा सकता था। अब यहाँ से लेकिन आपको निकालना क्या है, v निकालना है। तो v निकालना है, हम इसको पहले कॉपी कर लें ताकि अगले स्लाइड पे हम लोग इसको ले जा सकें। मान लीजिए अब यहाँ पे बोल सकते थे कि सर ये हमारा h का वैल्यू है, h का वैल्यू है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 2kh/m ln और mg प्लस के भी स्क्वायर बाई mg, ऐसा भी तो लिखा जा सकता था। और ये रिलेशन ऐसा भी तो हो सकता था कि सर ln e⁻² 2kh/m इज इक्वल टू mg प्लस के भी स्क्वायर बाई mg। और इसी रिलेशन को ऐसा भी तो लिखा जा सकता था कि सर mg e⁻² 2kh/m
इज इक्वल टू एम जी प्लस के भी स्क्वायर। और यही रिलेशन आप ऐसा भी लिख सकते थे कि सर के भी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी ई टू द पावर 2kh/m माइनस 1। और यहाँ से आपके पास जो है वो आ जाएगा भी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू जो है mg/k e टू द पावर 2kh/m माइनस 1। सो वेलोसिटी जो होगा वो कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन एडवांस के लिए बहुत कॉमन है, हो सकता है ऐसा पूछ दे। लेकिन मान लीजिए दूसरा टाइप का हम एग्जांपल यहाँ पे बात करें कि सर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मतलब अब थोड़ा मेंस के हिसाब से सोचते हैं, एडवांस से थोड़ा हटके। क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये अपना कोई फ्लूइड है और ये अपना बॉडी है। मान लीजिए कि ये यहाँ पे ड्रैग फोर्स का रिलेशन -k भी है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लग रहा है। और अब आप यहाँ पे बोल सकते थे कि सर इसका इनिशियल वेलोसिटी v0 है और ये कोई डिस्टेंस मान लीजिए कि ट्रैवल किया s, और इस डिस्टेंस पे जाके ये रुक गया। सरफेस पे ड्रैग फोर्स लग रहा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी v0 है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया, रुक गया। अगेन यहाँ पे सरफेस पे अगर ड्रैग फोर्स लग रहा है तो आप v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as नहीं यूज़ कर सकते कि सिंस a इज नॉन यूनिफॉर्म हियर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। अब इस सिचुएशन के लिए अगर हम बात करें तो बोल सकते थे कि सर यहाँ पे जब फ्लूइड मोशन में हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम बॉडी को मोशन दे रहे हैं तो वेट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो आप बोल सकते थे कि सर यहाँ पे Fd इज इक्वल टू जो होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है तो Fd इज इक्वल टू m, और एक्सेलरेशन को अगेन आप लिख सकते थे v dv/ds, क्योंकि s यहाँ पे दिया हुआ है या s पूछ रहा है कि ये s बताइए भैया कि कहाँ कितना डिस्टेंस पे। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते थे कि सर -kv इज इक्वल टू mv dv/ds, ऐसा लिख सकते थे। अब यहाँ से v और v कैंसिल हो गया। अगेन आप बोल सकते थे कि सर ये हो जाएगा -k इज इक्वल टू m dv/ds। सो आप इस रिलेशन को लिख सकते थे कि सर -k ds इज इक्वल टू m dv। इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन में इनिशियल वेलोसिटी v0 था, फाइनल 0 है। मान लीजिए कि 0 से स्टार्ट हुआ, इस डिस्टेंस ट्रैवल किया तो वैल्यू आ गया -ks इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आप बोल सकते थे कि सर ये हो जाता m 0 माइनस v0, और यहाँ से आपके पास ks इज इक्वल टू m v0 आ जाता, माइनस माइनस होता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। सो s का रिलेशन आता m v0/k। तो आई होप टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखे। अगले वीडियो लेक्चर में हम जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे।